दुनिया का टेरिफाइंग डिक्टेटर वो अपने कंट्री पर कैसे रूल करता है। नॉर्थ कोरिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी दिखती है, कल्पना करते हुए आप खुद को सफोकेटेड फील कर सकते हो। गवर्नमेंट अपने सिटीजन के जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, वे क्या पढ़ेंगे, सब कुछ सरकार तय करती है। आपके कपड़े, आपकी हेयर स्टाइल, जो मूवीज़ आप देखते हो, सरकार आपको सब कुछ बताती है। आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडम समय पर स्क्रीनशॉट लेगा और वो स्क्रीनशॉट सरकार को भेज दिया जाएगा ताकि वे जान सके कि आप फ़ोन पर क्या देख रहे हो। किसी व्यक्ति के क्राइम के लिए उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी पनिश हो सकते हैं। गिल्टी बाई एसोसिएशन का कानून है। परिवार के मेंबर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। वे बिना डर के अपने भाई बहन, माता पिता या बच्चों से बात नहीं कर सकते। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमज़ोर हो रही है। ए साइलेंट रेवोल्यूशन इन अंडरवे जो नॉर्थ कोरियन वुमेन लीड कर रही हैं। हेलो दोस्तों, 1981 में एक प्रेग्नेंट महिला को नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में कैद किया गया था। उस महिला ने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा सिंग डोंग हुक और ये लड़का जेल में ही बड़ा हुआ। बात यह है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट गिल्ट बाय एसोसिएशन की कॉन्सेप्ट में विश्वास करती है। अगर कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो पूरा परिवार जेल में डाल दिया जाता है। सज़ा 3 जनरेशन तक चलती है, यानी दादा ने क्राइम किया तो पोता भी जेल जाएगा। इसी वजह से सिन डोंग हुक जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि सरकार मानती थी कि उसका खून अशुद्ध हो चुका है। उसने बचपन बहुत भयानक हालात में बिताया। उसे सिर्फ थोड़ा कॉर्न पोरीज मिलता था। जीवित रहने के लिए घास और चूहों को खाना पड़ता था। इस जेल कैंप में लगभग 20,000 कैदी थे और कैंप के नियम बहुत सरल थे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो गोली मार दी जाएगी। अगर तुम किसी को भगाने की कोशिश करोगे या भगाने की योजना बनाते हो, सुनो, लेकिन रिपोर्ट ना करो तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। यानी कि कोई भगाने की योजना करता है तो आपको उस पर भी रिपोर्ट करना है। अगर वो रिपोर्ट नहीं की, पता चलने पर तुम्हें भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब सिन डोंग हुक 13 साल का था तो उसने अपनी माँ और भाई को जेल से भागने की योजना बनाते सुना। उसे ज़्यादा समझ नहीं आया, वो बहुत छोटा था और भूखा था। इसलिए वो पहरेदारों के पास गया और उन्हें बता दिया। उम्मीद थी कि पहरेदार उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दे देंगे। 7 महीने बाद कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया और सिंग डोंग हुक को सामने खड़ा कर दिया गया। फिर उसके सामने ही जेल के पहरेदारों ने उसकी माँ को फांसी दे दी और भाई को गोली मार दी। सिंग डोंग हुक को सब कुछ देखना पड़ा। इसके बाद 6 महीने तक उस पर बेरहमी से यातनाएं चलाई गई। 2005 में 23 साल की उम्र में सिंग डोंग हुक ने जेल कैंप से भागने की कोशिश की। किस्मत उसकी साथ दे गई। पहरेदारों की नज़र बचाकर वह किसी तरह नॉर्थ कोरिया से भाग निकला और चाइना पहुंच गया। फिर साउथ कोरिया चला गया और इसी कारण दुनिया को उसकी कहानी पता चली। बाद में सिन ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बन गया। उसकी आवाज़ यूनाइटेड नेशन तक पहुंची और उन पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। बाइबल में हम स्वर्ग और नर्क के बारे में पढ़ते हैं। नर्क में आत्माओं की आग की लपटों के बीच रहना पड़ता है। ठीक वैसा ही ये प्रिजन कैंप था। सिन जैसे सर्वाइवर्स की कहानियों के आधार पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है। आम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं दुनिया के सबसे टेरिफाइंग डिक्टेटरशिप में। उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 25 मिलियन है। वर्ल्ड मैप पर आप इसे साउथ कोरिया के ठीक ऊपर देख सकते हैं। पश्चिम में विशाल चाइना है और अगर आप इस मैप की रात की सैटेलाइट देखें तो बहुत कुछ अजीब दिखेगा। आप चाइना और साउथ कोरिया को रोशनी से चमकते हुए देखेंगे, लेकिन बीच में सिर्फ अंधेरा है।
ए डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK है। उत्तर कोरिया का ऑफिशियली नाम यही है और दिलचस्प बात यह है कि उनके देश के नाम में डेमोक्रेटिक शब्द है। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए खुद को डेमोक्रेटिक कह लेने मात्र से कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात में पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, वे शाम 7 बजे ही सो जाते हैं क्योंकि वे अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं। 1995 में मेडिको की आबादी धीरे धीरे घटने लगी। बाद में लोगों को पता चला कि लोग इतने भूखे थे कि वे फ्रॉग शिकार करना शुरू कर चुके थे। 1995 से 1998 के बीच नॉर्थ कोरिया में फेमिन एक सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा थी। भूखमरी से मरने वालों की सही संख्या कभी नहीं बताई गई, लेकिन अनुमान है कि 5 लाख से 20 लाख लोग स्टारवेशन से मारे गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी ज़्यादा सक्सेसफुल था। 1980 में पर कैपिटा GDP के मामले में नॉर्थ कोरिया भारत और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ हर किसी को फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती थी। 1950 से 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया के GDP हर साल लगभग 4.5% बढ़ती थी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम 90 की दशक में शुरू हुई जब सोवियत यूनियन टूट गया। मॉस्को में हैमर एंड सिकल आखिरी बार नीचे उतारा गया और एक एज खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। सोवियत यूनियन के पतन के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई। बिजली स्टेशन बंद हो गए, बिजली चली गई और लोग भूख से मरने लगे। USA ने नॉर्थ कोरिया की मदद की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी कि वो अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए USA और बाकी दुनिया ने उन्हें आइसोलेटेड कर दिया। अगस्त 1995 में भारी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास न तो नकदी थी न कोई क्रेडिट, लेकिन साथ ही उनके पास अपने लोगों की मदद के लिए समझौता करने की विनम्रता भी नहीं थी। स्थिति साल दर साल बदतर होती गई और नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी छवि छुपाने पर दे रही थी। उनकी राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ खुद को स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल दिखाने के लिए उन्होंने शहर से सभी बेघर और भूखे लोगों को हटा दिया। यहाँ रहने वाले रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सुविधाएं दी गई, यानी कि सभी सुविधाएं दी गई, लेकिन शहर के बाहर की कंडीशन भयानक थी। ग्रामीण इलाकों में लोग भूख से मर रहे थे। अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरिया फेमिन में एंड्रयू नेट CS ने लिखा कि नॉर्थ कोरियन परिवार खुद बचने के लिए अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों को स्टॉप कर देते थे ताकि युवा परिवार के सदस्यों को खाना मिल सके और वे बच सके। कई दादा दादी खुद भूख से मरने को तैयार हो गए ताकि उनके बच्चे जीवित रह सके। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कसकर कंट्रोल टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप थी। जब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया तो कोरियाई आइलैंड पर जापान का कब्जा खत्म हो गया और USA और सोवियत यूनियन ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ कोरियन सोवियत यूनियन के प्रभाव में आ गया और साउथ USA के पास चला गया। उन्होंने जर्मनी के साथ भी यही किया। नॉर्थ ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई। गुरिल्ला नेता किम सेकेंड सुंग देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। तब से ये परिवार देश पर राज कर रहा है। आज किम सेकेंड संग का पोता किम जोंग उन सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर है। इसे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये फैमिली लेड डिक्टेटरशिप है। इस देश की सरकार जो भी करती है वो सिर्फ किम फैमिली का राज जारी रखने के लिए है। सरकार लोगों के निजी जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करती है। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, सब कुछ गवर्नमेंट तय करती है। इसके अलावा लोग टीवी पर क्या देखेंगे, इंटरनेट पर क्या एक्सेस करेंगे, कहाँ यात्रा करेंगे, उनकी हेयर स्टाइल, हर एक चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्कूलों से लेकर स्कूली शिक्षा उनके देश में फ्री है और हाई स्कूल
तक जाना अनिवार्य है। जो स्कूल नहीं जाते उन्हें सजा दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। टीचर्स बच्चे पर तभी ध्यान देते हैं जब ब्राइब ली जाए, इसलिए जिसके पास पैसा है वे घर पर पर्सनल ट्यूटर रखते हैं। प्योंगयांग में रहने की अनुमति मिलना एक प्रिविलेज है और आपके बच्चों को इलाइट स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिलना और भी बड़ा प्रिविलेज है। उत्तर कोरिया के स्कूलों की ज़्यादा वीडियोस नहीं है। स्क्रीन पर जो वीडियोस है वे सरकार उन स्कूलों के हैं जिन्हें वो दुनिया के सामने पेश करना चाहती है। कुलीन में कुलीन स्कूल। स्कूल के बाद स्टूडेंट्स का परिवार, बैकग्राउंड और ब्राइबरी उन्हें कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद करती है। कॉलेज के बाद पुरुषों को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करनी होती है जो 10 साल तक चलती है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भले ही ये डिक्टेटरशिप है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं। सिर्फ एक बात है कि हर सीट से सिर्फ रूलिंग वर्कर्स पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है, और अगर इसके खिलाफ कोई वोट करता है तो उसे ट्रेटर माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी सीक्रेट पुलिस आपके घर पहुंचेगी और आपको पागल घोषित कर देगी। वोटिंग परसेंटेज 99.9% से ज़्यादा है। लगभग हर व्यक्ति वोट करता है। सरकार वोटिंग को अनऑफिशियल सेंसस मानती है और इसका इस्तेमाल लोगों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए करती है। नॉर्थ कोरिया में सरकार लोगों के पहनने लायक कपड़े की किस्म तय करती है, उनकी हेयर स्टाइल तय करती है। उनके पास अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की एक लिस्ट है। फिलहाल पुरुषों के लिए 15 हेयर स्टाइल अप्रूव्ड है और महिलाओं के लिए भी 15। आप 2017 के न्यू आर्टिकल्स की ये तस्वीर देख सकते हैं। ये पुरुषों के लिए अप्रूव 15 हेयर स्टाइल है। अगर आपको नॉर्थ कोरिया में बाल कटवाना हो तो आपको इन 15 स्टाइल में से कोई एक चूज करना होगा। एक बात आप नोटिस करेंगे कि डिक्टेटर किम जोंग उन की हेयर स्टाइल इस अप्रूव लिस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी और को वो हेयर स्टाइल रखने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया में कोई और किम जोंग उन जैसा चश्मा नहीं पहन सकता। लोग यहाँ बालों को रंग भी नहीं सकते क्योंकि डाई करने पर बैन है। इसके अलावा कपड़ों के मामले में ब्लू जीन्स, रिप जीन्स और स्किनी जीन्स भी बैन है। ब्रांडेड कपड़े भी बैन है क्योंकि उन्हें वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव माना जाता है। टाइट ड्रेसेस, शॉर्ट स्कर्ट्स और सन हैट भी लड़कियों के लिए नहीं अलाउड है। महिलाएं रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता है, इसलिए सिर्फ मिनिमल मेकअप की इजाज़त है। अब इतने सारे नियम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इन नियमों को कौन लागू करेगा। इसके लिए दोस्तों नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे फैशन पुलिस का सामना करना पड़ता है। फैशन पुलिस लोगों पर गुप्त रूप से नज़र रखती है। जो भी नियमों के खिलाफ कपड़े पहनेगा उसके कपड़े काट दिए जाते हैं। कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ता है और कुछ को जेल भी जाना पड़ता है। सरकार किसी व्यक्ति के ड्रेसिंग स्टाइल में इतना क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसका कारण ये है कि उनकी सरकार फैशन को कल्चर इन्वेजन मानती है। वे मानते हैं कि अगर ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लाइफ स्टाइल उनके देश में घुस गई तो देश के लिए खतरा बन जाएगी। उन्हें डर है कि अगर लोग फॉरेन चीज़ें पसंद करने लगे तो वे अपने देश को पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इस मुद्दे पर इतनी सीरियस है कि 2005 में उन्होंने हेयर स्टाइल पर एक प्रोपोगेंडा सीरीज बनाई, लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डेंस विद द सोशल लाइफ स्टाइल। इस प्रोपोगेंडा सीरीज में दावा किया गया कि लंबे बाल अनहेल्थी हैं और वे व्यक्ति की इंटेलिजेंस कम करते हैं। नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विस का विकास लगभग जीरो है। हमारे देश की तुलना में जहां यूपीआई और टेक प्रोग्रेस अच्छी तरह है, वहां हर क्षेत्र में प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्थ कोरिया पर आते हैं। इस टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी का अगला पहलू लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते।
इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है और अपना पर्पस बताना होता है। ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल है, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहे, दूसरे देश जाना चाहे, तो उस पर और सख्त बैन है। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई विदेश नहीं जा सकता और बिना परमिशन के विदेश जाना ट्रीजन माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके परिवार को फोर्स लेबर, टॉर्चर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यहाँ तक कि डेथ की सज़ा दी जा सकती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने सिंग डोंग होक की कहानी बताई थी। क्या आप जानते हैं कि उनका पूरा परिवार इस प्रिजन कैंप में क्यों कैद किया गया था? क्योंकि सिंग डोंग होक के चाचा साउथ कोरिया भाग गए थे और इसी कारण उनके परिवार की कई जनरेशन इस पॉलिटिकली प्रिजन कैंप में बंद थे। उनकी सरकार इस पर इतनी सीरियस थी कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को शूट एट साइट ऑर्डर दिया गया था। इस ऑर्डर के कारण 14 लोगों को गोली मार दी गई, लेकिन खतरे को जानते हुए भी लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग चाइना भागते हैं क्योंकि चाइना की लैंड बॉर्डर पार करना आसान है, लेकिन चाइना भी डिक्टेटरशिप है और चाइनीज़ गवर्नमेंट इन भागने वालों को वापस नॉर्थ कोरिया सौंप देती है। 2023 की ये न्यूज़ देखिए, चाइना ने लगभग 500 लोगों को नॉर्थ कोरिया वापस डिपोर्ट कर दिया। मनोरंजन के मामले में नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, मनोरंजन के मामले में नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवी रिलीज नहीं होती। टीवी और रेडियो पर सिर्फ गवर्नमेंट चैनल है जो सरकार के प्रोपोगेंडा में मदद करते हैं। सुबह का प्रसारण नेशनल एंथम और नॉर्थ कोरिया के पूरे रूरल्स को ट्रिब्यूट से शुरू होता है। कार्टून्स, न्यूज़ प्रोग्राम्स प्रेजिंग द रिजाइम और बेशक शो का स्टार किम जोंग उन को गॉड की तरह प्रेजेंटेड किया जाता है। साउथ कोरियन ड्रामा देखना सीरियस क्राइम है। 2022 की ये न्यूज़ देखिए, दक्षिण कोरिया ड्रामा देखने और बांटने के लिए 2 टीनेजर्स को 12 साल की हार्ड लेबर की सज़ा सुनाई गई। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है उसे 12 साल की जेल हो जाती है क्योंकि ये क्राइम है। 2022 की एक और न्यूज़ है जहां साउथ कोरियन फिल्म्स और म्यूजिक देखने और शेयर करने के लिए एक यंग मैन को पब्लिकली गोली मार दी गई, लेकिन इसके बावजूद कंट्री में एंटरटेनमेंट की भारी कमी है, इसलिए लोग सीक्रेटली साउथ कोरियन ड्रामा स्मगल करते हैं। आपको लोकल मार्केट में साउथ कोरियन मूवीज़ मिल जाएंगी। पहले वो DVD बेचते थे। लोग पुराने चाइनीज DVD प्लेयर खरीद कर घर पर ये शो देखते थे। उन्हें पकड़ने के लिए सरकारी अधिकारी अचानक बिजली काट देते थे। बिजली काटने का मतलब था कि CD या DVD प्लेयर में फंस जाती और निकाली नहीं जा सकती थी। अब लोग USB स्टिक्स इस्तेमाल करने लगे हैं और उन्हें छुपाना बहुत आसान है। विदेशी शो और मूवीज़ देखते समय लोग घर की लाइट्स और विंडोज़ बंद कर देते हैं ताकि पड़ोसी भी ना देख सके और आवाज़ इतनी धीमी रखते हैं कि मुश्किल से सुनाई दे। इंटरनेट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बेहद लिमिटेड है। इसका इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिलने के बाद हर 2 लोगों के बीच एक लाइब्रेरियन बैठा रहता है जो ये देखता है कि आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं। हर 5 मिनट में कंप्यूटर की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और इंटरनेट आगे इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरियन का फिंगरप्रिंट जरूरी होता है। एक व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे तक इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे एक्सटेंशन चाहिए तो फिर से गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक इंटरनल इंटरनेट बनाया है। आप इसे इंट्रानेट समझ सकते हैं। लोग अपने फ़ोन्स और कंप्यूटर पर इस इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं जहां सब कुछ कंट्रोल्ड है। ठीक वही वेबसाइट जो इंट्रानेट पर अवेलेबल है। सरकार ने हर एक को खास तौर पर चुना है और उस पर सिर्फ कुछ ही वेबसाइट है। इसके अलावा इतना महंगा है कि ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में सोशल मीडिया का कोई रूप नहीं है। स्मार्टफोन्स हेवीली सेंसर्ड हैं। उन फोन्स पर आप कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। रैंडम समय पर फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट ले लेता है। ये स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है ताकि वो ठीक से देख सकें कि आप फ़ोन पर कर क्या रहे हैं। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स का सॉफ्टवेयर कोडिंग ऐसा है कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट ही दिखाई देगी। ऐप स्टोर नहीं है, उसके लिए भी लोगों को फिजिकल स्टोर जाना पड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी सफोकेटिंग है। रिलीजन के मामले में नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एथिस्ट देश है। लोगों को कोई भी धर्म मानने या प्रीच करने की आज़ादी नहीं है।
ये डेथ पेनाल्टी वाला क्राइम है। क्रिश्चियन को स्पेशली टारगेट किया जाता है। 2009 में री हुआन ओ के नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के लिए पब्लिकली एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। फिर उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। जी हाँ, उसके बच्चे और पति को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में भेज दिया जाता है। ये मुझे मूवी ओ माई गॉड के एक प्रसिद्ध डायलॉग की याद दिलाता है। जब आप लोगों से गॉड छीन लेते हैं तो लोग गॉड कहीं और ढूंढ लेते हैं। किम फैमिली खुद रिलीजन बन गया है। खासकर किम सेकेंड सुंग और किम जोंग इल दोनों को गॉड की तरह पूजा जाता है। हर घर, ऑफिस, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर इन दोनों लीडर्स की पिक्चर और स्टैचूज लगी होती हैं। सीक्रेट पुलिस हर घर जाकर जांच करती है और आपके घर में उनकी पिक्चर्स नहीं मिली तो आपको प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है। 2020 में एक केस था जहां एक महिला ने जलते घर से अपने पिक्चर की बजाय बच्चों को बचाया। महिला पर इन्वेस्टिगेशन हुई और सरकार ने अस्पताल में इन 2 बच्चों को दवाइयां देने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भयानक है। 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त का खाना, साफ पानी, एजुकेशन और हॉस्पिटल जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पैसा नहीं है। ज़्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी चीज़ें नहीं होती। इसका एक बड़ा कारण है नॉर्थ कोरिया में लगभग सभी पुरुषों को गवर्नमेंट द्वारा असाइन जॉब करने पड़ते हैं। उन्हें 1990 के दशक से पहले तय की गई दर पर सैलरी मिलता है। आप जानकर चौंक हो जाओगे कि वो कितना है। ये हर महीने लगभग 7 से 9 किलो कॉर्न के बराबर है। 2014 में एक डॉक्टर जो नॉर्थ कोरिया से भागा था, उसने कहा कि डॉक्टर्स को मंथली सैलरी 3500 वॉन मिलती है, जो उन्हें 1 किलो राइस भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुरुष इतना कम कमा रहे हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया में ज़्यादातर परिवार महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। शादीशुदा महिलाओं को गवर्नमेंट असाइन जॉब करने की मजबूरी नहीं होती, इसलिए वे लोकल मार्केट्स जंगमा डंग में काम करके पैसे कमाती हैं। महिलाएं घरेलू आय का 70% से ज़्यादा हिस्सा कमाती हैं। जबकि 1990 के बाद गवर्नमेंट लोगों को खाना नहीं दे पाई तो लोगों ने खुद हाथ में मामला लिया और पैसे कमाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। हर जगह लोकल ब्लैक मार्केट बनने लगे। ये जांगमा डंग बाजार अब नॉर्थ कोरिया में घरेलू आय का मेन सोर्स है, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष गवर्नमेंट असाइन जॉब में बिजी रहते हैं। इसलिए ये ब्लैक मार्केट ज़्यादातर महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इन बाज़ारों का इस्तेमाल दूसरे देशों की जानकारी की हब की तरह किया जाता है। यहाँ लोगों को बाकी दुनिया में फ्रीडम और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है, और इसलिए समय के साथ नॉर्थ कोरिया में कई लोग अपने देश से डिसइल्यूजन्ड होने लगे हैं। लोगों की राजनीतिक वफादारी के आधार पर देश को 3 क्लास में बांटा गया है। पहला कोर क्लास यानी लॉयलिस्ट, दूसरा वेयरिंग जो अनिश्चित है और सस्पेक्टेड, और तीसरा होस्टाइल जो सरकार की नेमी माने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की इस डॉक्यूमेंट को देखिए। इसे सॉन्ग बन सिस्टम कहा जाता है। कौन कहाँ रहेगा, उनकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, सरकार से कितना खाना मिलेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सभी अन्य फैसिलिटी, सब कुछ सॉन्ग बन द्वारा तय किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में शादियां भी सॉन्ग बन द्वारा तय की जाती। उदाहरण के लिए उनकी राजधानी प्योंगयांग में सरकार ज़्यादातर रिसोर्सेज और पैसा यहीं खर्च करती है ताकि इसे खूबसूरत रूप से सजाया जा सके। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर कोर क्लास के होते हैं। हॉस्टाइल क्लास के लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने की इजाज़त नहीं है। उत्तर कोरियाई पीपल्स की एक बड़ी समस्या फोर्स लेबर है, जो मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा है। निर्माण से लेकर खेतों, माइंस और फैक्ट्रीज तक लोगों को 12 to 18 आवर्स काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कंडीशन इतनी भयानक है कि नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी फोर्स लेबर पर टिकी है। ज़्यादातर फोर्स लेबर डिटेंशन सेंटर्स और पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद लोगों द्वारा किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लॉ कैदियों को कड़ी मेहनत करवाता है। अगर आप नॉर्थ कोरियन हैं और आपने डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी गलत किया, भले ही अनजाने में, तो न सिर्फ आपको सज़ा मिलेगी बल्कि आपका पूरा परिवार भी भुगतेगा। यहाँ वे गिल्ट बाय एसोसिएशन की
कॉन्सेप्ट लागू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसका पूरा परिवार प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशन तक इन कैंप में कैद किया जाता है। इन जेल में राजनीतिक कैदियों की स्थिति बाकी नागरिकों से कहीं ज़्यादा खराब है। 50 वर्ग मीटर के कमरे में 30 to 40 कैदी रखे जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में अब 5 to 6 पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स हैं जहाँ कुल 80,000 से 1,20,000 लोग कैद हैं। कैदियों को अक्सर यहाँ भूख से मरने दिया जाता है। उन्हें माइंस और खेतों में 16 से 18 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बदले में उन्हें इतना कम खाना दिया जाता है कि सिर्फ राशन पर निर्भर कैदी भूख से मर जाते हैं। इन प्रिजन कैंप में लगभग 40% कैदी भूख से मर जाते हैं। भूख से बचने के लिए कैदी अक्सर घास, चूहे और सांप खाते हैं। वे जमीन पर गिरे खाने के टुकड़े को बर्बाद नहीं करते। कुछ कैदी तो सूअरों के चारे को भी खा लेते हैं। स्थिति इतनी बुरी है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ असल में अलाउड नहीं है। एक बार एक केस हुआ जहाँ 7 साल की एक लड़की ने सड़क पर गिरे कुछ अनाज खा लिए तो एक गार्ड ने उसे पीट कर मार डाला। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 15 में एक कैदी को खेत से आलू चुराने के लिए बाकी कैदियों के सामने मार दिया गया है। ज़्यादातर कैदी जो भागने की कोशिश करते हैं या तो गार्ड्स द्वारा मार दिए जाते हैं या बाढ़ में बहने वाली बिजली से सिन डोंग हुक का दोस्त उसी तरह मरा। एक पूर्व गार्ड ने कहा कि अगर वार या रिवॉल्यूशन हुई तो गार्ड्स को आदेश है कि कैंप के सभी कैदियों को मार डाला जाए ताकि इन कैंप के अस्तित्व का सारा सबूत मिटा दिया जाए। यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया का लीडरशिप अपने ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का इतने बड़े पैमाने पर वायलेशन कर रहा है जो मॉडर्न दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है और इसके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नाजिस द्वारा किए गए क्राइम से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपने लोगों को रसिया, चाइना, गल्फ नेशन, पोलैंड और अफ्रीका जैसी जगहों पर काम करने भेजती है। वहाँ भी उन्हें स्लेव्स की तरह एक्सप्लॉइटेड किया जाता है। लगभग 1 लाख नॉर्थ कोरियन को फोर्स लेबर के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर को रसिया यूक्रेन वार में रसिया की तरफ से भेजा गया। उत्तर कोरियाई लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन सीक्रेट पुलिस है। इस देश में सभी प्रमुख ह्यूमन राइट वायलेशन की जड़ यही सीक्रेट पुलिस है। एजेंट से लेकर स्पाई और इन्फॉर्मेंट्स पूरे नॉर्थ कोरिया में हर जगह है। ये सीक्रेट पुलिस निचले सोन वन क्लास के लोगों को एक दूसरे पर स्पाई करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी कारण उनकी सोसाइटी में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। लोग दूसरों पर शक करते हैं क्योंकि कोई भी स्पाई हो सकता है, इसलिए वे सेंसिटिव इशू पर बात नहीं करते, फैमिली के सामने भी नहीं। सीक्रेट पुलिस ने हर इलाके को 30 से 40 घरों के ग्रुप में बांट रखा है और हर ग्रुप में एक नेबरहुड एसोसिएशन होता है जो लोगों पर नजर रखता है और उन्हें एक दूसरे पर स्पाइंग करने के लिए इंकरेज करता है। जैसे में कोटली प्लस वन बंक सिस्टम प्लस नेबर इंडियन प्रोपोगेंडा इसके बराबर होता है। 75 साल से ज़्यादा डिक्टेटरशिप अभी भी मजबूत है। प्रोपोगेंडा जन्म से लीडर गॉड जैसा है। कहानियाँ 3 साल की उम्र में शूटिंग सीख लिया, 5 साल में हॉर्स राइडिंग, एप्पल वाली कहानी दादा को पूरा पहाड़ ला दिया। न्यूज़ सिर्फ पेज बाहर की दुनिया को और दिखाया जाता है। नॉर्थ कोरिया सबसे खुश और लकी क्योंकि ग्रेट लीडर किम जोंग यून। लेकिन इन सब के बाद भी ड्रीम कमजोर हो रही है। सबसे बड़ा इंडिकेटर जंग मदंग का उदय वुमेन चला रही है। जो यांग ने कहा कि शुरुआत में गवर्नमेंट इन मार्केट्स को रोकना चाहती थी। जो यांग है ये 2010 में भाग गया। वो कहता है कि इन मार्केट को रोकना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन फेल हो गई। 2009 में करेंसी रिवॉल्यूशन उल्टा पड़ा, पब्लिक आउटरीच होता है, गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी पड़ी, यूनिटी काम आई। फॉरेन मीडिया यूएसबी से फैल रहा है। 81% डिफेक्टर के पास यूएसबी है। 98% में इलीगल मीडिया है। साथ देखना ट्रस्ट बनता है। सीमन हू ने कहा, जो कि 2013 में भाग निकला था इस कैंप से, कि दोस्तों के साथ मूवी देखना मतलब रियल ट्रस्ट यूनिटी के बीच बोना जैसा है। करप्शन मतलब ब्राइब देकर टीचर और ऑफिसर को खरीद लिया जाता है। लोग अब स्ट्रिक्ट रूल से नहीं डरते क्योंकि ब्राइब देकर इलीगल काम हो जाता है। ये शुरुआती साइन है। उम्मीद है कि अगले 10 से 20 सालों में पॉजिटिव न्यूज आएगी।
हर डिक्टेटरशिप खुद अपने डिस्ट्रक्शन के बीच बोती है। लेसन, फ्रीडम का महत्व। किसी पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी की अभी आपने वतन के खिलाफ न हो जाओ। किसी भी देश या सोसाइटी में मासेस की यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा लेसन क्या है? कभी अपनी लाइफ की पावर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को मत सौंपो। तुम कैसे कपड़े पहनते हो, क्या खाते हो, कैसी हेयर स्टाइल रखते हो, किस तरह की मूवी देखते हो, ये तुम्हारा अपना चॉइस होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो तय करे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक